उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। सफलता इत्तेफाक से नहीं, बल्कि ये हमारे नजरिए का नतीजा होती है और हमारा नजरिया हम खुद चुनते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, ये हर काम अलग ढंग से करते हैं। 1987 का प्रतिष्ठित पद, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? और ऐसी शख्सियत से मुलाकात, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राकेश मोहन, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। नमस्कार पूनम जी। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरी जर्नी बिहार के एक बहुत ही पिछड़े गांव से शुरू हुई थी। हमारे जो माता पिता थे वो बंधुआ मजदूर थे और वहाँ के ज़मींदारों के घर पर काम किया करते थे जी और उनके साथ साथ मैं भी उनके खेतों में काम किया करता था। जी मैट्रिक तक की पढ़ाई तो मैंने अपने गांव से किया, लेकिन मैट्रिक के बाद में जब इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई आई तो गांव में नहीं था कॉलेज, जी इसलिए मुझे अपने बिहार राज्य की राजधानी पटना में आना पड़ा। और उस वक्त सही ढंग से कठिनाई मुझे शुरू हुई क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो पटना में रह करके मैं अपनी पढ़ाई पूरा करता। लेकिन एक चीज़ थी कि मैं शुरू से ट्यूशन पढ़ाया करता था। क्लास 8 से ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो मैं पटना में भी आकर के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उस ट्यूशन से पैसे कमा करके मैंने अपनी आईएससी की इंटरमीडिएट साइंस की डिग्री हासिल की। उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन मेरी जो ख्वाहिश थी वो था कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और मैं इंजीनियरिंग में सफलता भी हासिल किया। लेकिन मेरे जो गॉड फादर थे वो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उन्होंने पास किया था और वहीं पर पोस्टेड थे पटना में। तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करते हो तो इसमें करीब 4.5 साल 5 साल लग जाएंगे, उसके बाद में 1-2 साल नौकरी खोजने में लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप आईएएस की तैयारी करो, उसमें 2 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद आप आईएएस की तैयारी करो, 3 साल 4 साल में आप एक सही जगह पर अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाओगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आईएएस का एग्ज़ाम क्लिक कर लोगे। यानी मेरे से ज़्यादा मेरे मेधा में उनको ज़्यादा भरोसा थी। तो फिर मैंने उनकी बात मान करके मैंने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। साइंस से मैं आर्ट्स में चला गया और हमारे समय में यूपीएससी के 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। जी एक था ऑप्शनल, मैंने हिस्ट्री लिया और दूसरा मैंने संस्कृत लिया। और मैंने इसलिए ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट लिया कि इसी 2 सब्जेक्ट को मुझे अपने आईएएस के एग्ज़ाम में भी रखना था। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के और उसी दिन से आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन करके फिर आईएएस की तैयारी करेंगे, कोचिंग करेंगे। जिस दिन से मैंने एडमिशन लिया उसी दिन से हमारी आईएएस की तैयारी शुरू हो गई और यही दोनों सब्जेक्ट मैंने रखा। और फिर जब ये आईएएस की एग्ज़ाम 1986 में मैं अपियर हुआ तो पहले बार में ही मैंने प्रिलिमिनरी, मेन और फाइनल तक कर लिया, सिलेक्शन हो गया। उस समय मेरी उम्र 23 साल, 23.5 साल की थी। तो ये मेरी शुरू की जर्नी ये तो बड़े गर्व की बात है। जी, आपको इस सिविल सेवा परीक्षा के लिए किसने प्रेरित किया? इसमें देखा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय देना चाहूँगा जी तो उसके लिए 2 लोग हैं। एक तो वो मेरे हाई स्कूल में एक टीचर थे, बलदेव प्रसाद। पता नहीं उनको क्या लगा कि जब से मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तब से सबको वो बोला करते थे, देखो ये हमारा गजेटेड अफसर है।
तो उस वक्त गजटेड अफसर क्या होता है वहाँ हमारे, मुझे क्या स्कूल में भी किसी को पता नहीं था, जी लेकिन वो शुरू से बोलते थे ये हमारे स्कूल का गजटेड अफसर है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी इसके लिए आईएएस वगैरह के लिए प्रेरित किया, एक तरह से इनडायरेक्टली। दूसरा जो मेरे गॉड फादर थे श्री राधा मोहन प्रसाद जी, जी उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी मदद किया, क्योंकि वो भी अपने ज़माने में यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी में नहीं हुआ, बीपीएससी में हो गया, लेकिन उनको सारा अनुभव था और उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया और मैंने उन्हीं से ज़्यादा प्रेरणा ली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। जी। आपने इस सिविल परीक्षा के लिए क्या कोचिंग का सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी किया था? मैंने शुरू से लेकर के अंत तक कभी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। उसके दो रीज़न थे। एक तो जहाँ से मैं कर रहा था पटना से, वहाँ तो कोई अच्छा कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। जी हमारे ज़माने में भी आईएएस के लिए अच्छी कोचिंग की संस्थाएं दिल्ली में हुआ करते थे, और दूसरा वो काफ़ी खर्चा था जी उसके जी पीछे। जी तो मैं तो अपनी पढ़ाई को ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, कोचिंग का खर्चा अलग से कहाँ से उठाता। इसलिए मैंने कभी किसी भी लेवल पर, चाहे वो मेन का एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू का हो, कभी कोई कोचिंग नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी तैयारी अपने ढंग से की और किया। लेकिन आज के डेट में मैं आज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़रूर एडवाइस करेंगे कि यदि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी मदद मिल जाती है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है और उनको कई साल के वो बच्चों को ट्रेनिंग किए रहते हैं, इसलिए उनको ट्रेंड के बारे में कि अभी एग्जामिनेशन का क्या ट्रेंड है तो जी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता रहता है। जी तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। यदि मैं अफोर्ड कर सकता तो मैं भी कोचिंग ज़रूर करता। जी। राकेश जी, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की को पास करना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण है काम है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए लाखों छात्र अपने घर छोड़कर बेहतर कोचिंग की तलाश में शहर आते हैं। जी। बावजूद कुछ ही चुनिंदा छात्र सफल हो पाते हैं और आईएएस बन पाते हैं। आपका क्या कहना है? पूनम जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि इस साल भी जो अभी अभी रिजल्ट निकला उसमें करीब साढ़े 12 लाख प्रत्याशियों ने, बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था इसके लिए, और जी उसमें से मात्र 1100 लोगों का चयन हुआ। तो आप परसेंटेज देख सकते हैं कि ये नॉट इवन 1%, इट इज 0.1% चांसेस आपके रहते हैं जी सिलेक्शन होने का। तो ये काफ़ी चुनौती, और इंडिया का सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में आईएएस का जी की प्रतियोगिता थी। चाहे वो नंबर के हिसाब से देख लीजिए या उसकी जो विधि है ना, उसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी कठिन होता है। 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी, जिसमें करीब 12.5 लाख बच्चे अपियर होते हैं। वहाँ से निकाला जाता है करीब 2.5-3 लाख लोगों को, जो मेन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं। और फिर वहाँ से केवल जैसे 1100 है तो 2500 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। फिर उस 2500 में से करीब आधे या आधे से कम वो फाइनली सिलेक्ट होते हैं, जिनको यूपीएससी में जो अलग अलग पद है उसमें उनकी नियुक्तियाँ होती हैं। जी तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और इसकी तैयारी का जो गुरु मंत्र है वो ये है कि पहले तो आप सोच लीजिए कि हमको आईएएस करना है, तो फिर आपको उसी के बारे में सोचना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बता दूं, जब से हमारा प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता था मई महीने में, और हमारा जो मेन का एग्ज़ाम होता था वो नवंबर दिसंबर में होता था, हम 6 महीने तक एक रूम में बंद हो जाया करते थे। 6 महीने तक खाना पीना बाथरूम वगैरह सब उसी रूम में होता था। ना टीवी, ना कोई किसी तरह का, केवल न्यूज़पेपर आता था एक दो, जिसमें हम अपने आप को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि जो सोशल स्टडीज़ होता है डे टू डे क्या देश में हो रहा है उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं।
तो केवल न्यूज़पेपर हमारे पास आता था, बाकी कोई भी बाहर की दुनिया से हमारा किसी तरह का संपर्क नहीं होता था। तो आप यदि आईएएस एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, केवल उसी के बारे में सोचिए और उसी की तैयारी में लगे रहिए। मान लीजिए कि आपने एक तय किया हुआ है कि हम 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस देंगे, 4 चांस में नहीं होगा, फिर हम किसी और एग्ज़ाम के बारे में और कंपटीशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब तक आपको ये आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तब तक बाकी किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी की तैयारी करनी है और उसी में लगे रहना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जी, राकेश जी, ये बताइए कि मेन जो परीक्षा होती है, उसके लिए कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो मेन का और जो प्रारंभिक जिसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जी, उसमें 5 से 6 महीने का गैप होता है। जी, जो आपका मेन एग्ज़ाम अक्टूबर से शुरू होता है, दिसंबर, जनवरी फर्स्ट हाफ तक चलता है और डिपेंड्स करता है बहुत सारे सब्जेक्ट, करीब 25-30 सब्जेक्ट होते हैं जिनका अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास टाइम पता है कि इतना समय है और उस समय के अनुसार हमारे समय में जो सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें होता था 2 ऑप्शनल और 2 पेपर का हमारा होता था सोशल स्टडीज़ और 2 पेपर का जनरल, इस तरह के बाकी के एग्ज़ाम से बने। लेकिन आज के डेट में केवल एक ही ऑप्शनल है और बाकी जो है वो जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ जो भी आप पढ़ा लीजिए, तो 2 ही कंपार्टमेंट है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको पहला जो काम करना है मेन एग्ज़ाम के लिए है, वो आपको एग्ज़ाम ये करना है कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना जी। है। जैसे मैंने हिस्ट्री और संस्कृत लिया था। जी, वो संस्कृत इसलिए लिया था कि उस वक्त किसी ने बताया कि इसमें बहुत मार्क्स आते हैं, लिमिटेड लॉ एफेयर होते हैं। लेकिन मेरे साथ वो उल्टा हो गया, मुझे संस्कृत में हमेशा कम मार्क्स आता था, हिस्ट्री से और जनरल सोशल स्टडीज़ वगैरह जी, में ज़्यादा। तो आप आपकी रुचि को क्या भाता है, किस में आप अच्छा करते हैं। जैसे कि शुरू में मैं बताया, मैं इंटरमीडिएट साइंस किया, इंजीनियरिंग में गया, लेकिन यूपीएससी में मैं हिस्ट्री और संस्कृत लिया। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि साइंस लाइन से जाना है, आर्ट्स लाइन से जाना है, कॉमर्स लाइन से जाना है। तो पहले आप निश्चित कर लीजिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। उसमें वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर में, जी, है ना। जो आपको सूट करता है उसी सब्जेक्ट को लीजिए, तभी उसमें आप अच्छा मार्क्स फेच कर सकेंगे। दूसरा उसमें होता है जो आपका सोशल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज वगैरह का है, ये बहुत वाइड होता है। तो आप अपना आँख, कान, नाक पूरा खोल के रखिए, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। थोड़ा भी आपने लिमिटेशन किया तो आप मिस कर जाएँ। इस देश के इकनॉमिक हालात क्या है, पॉलिटिकल हालात क्या है, सोशल हालात क्या है ना, किस तरह का माहौल है, हर चीज़ के बारे में आपको ज्ञान रखना है। कौन सा मिसाइल कौन सा देश बना रहा है, रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, इजराइल और हमास फ़लस्तीन का वार चल रहा है, पूरी दुनिया की का ज्ञान आपको रखना है और अपने देश का ज्ञान ज़्यादा रखना है। जी, तो इसमें इसका होराइज़न इतना बड़ा है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसमें आपको पहला ये 2 चीज़ करना है, एक तो अपना सब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए और दूसरा आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी करने के लिए आपको पूरे तौर से हर चीज़ की खबर रखना है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ये नहीं कि किसी ने ऐसा बोल दिया, चाहे वो आपके इकोनॉमिक हालात हो, चाहे आपका सोशल हालात हो, किसी और के बात पर नहीं जाना है। आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है और फिर अपना उस पर अपना विचार बनाना है और उसी विचार को अपने पेपर में जा कर के जब एग्जामिनेशन आएगा उसमें लिखना। एक तीसरी चीज़ जो अभी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है वो है ऐसे। ऐसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का, मुझे सही तो नहीं पता, लेकिन शायद 100 या 200 मार्क्स का ऐसे है। वो बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। ऐसे में जैसे जिसको हम लोग लेख कहा करते थे
अपने ज़माने में। उसमें वो कोई भी सब्जेक्ट आपको दे सकते हैं, 4-5 ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको चुन करके उस पर अपना विचार व्यक्त करना है। और वो विचार, जैसा आपको मैंने बताया कि हर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, क्रिटिकली एग्जामिन करके, और फिर से जो सही चीज़ है ना, बिना किसी बायसनेस का, बिना किसी इधर उधर का झुकाव का, सही चीज़ है उसी को आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो 3 सब्जेक्ट आपको हो गए। एक तो आपका मेन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दूसरा जनरल स्टडीज़ हो गया जिसमें हर चीज़ आता है, और तीसरा ऐसे पेपर है ये है। तो इसके तीनों के ऊपर में फोकस करके आपको तैयारी करना। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो विगत 4-5 साल का क्वेश्चन लेकर के ज़रूर देख जी। लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा एग्जामिनेशन के ट्रेंड के बारे में, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और कोई आपके जैसे कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले आपको गाइड करेंगे। यदि आप कोचिंग में नहीं जा रहे हैं तो कोई सीनियर जो आपको IAS IPS या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे करके सफल रहा हो, उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जी। फिर इस तरह से पूरा आप कमिटमेंट के साथ में तैयारी करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, यानी कि रात दिन जुट जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। जी। जी। राकेश जी, ये बताइए, जब आप IAS की तैयारी कर रहे थे जी। और आज के माहौल में क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, बहुत अंतर है। जी। हमारे समय में क्या था, जो बच्चे पढ़ते थे उनके पास 3 ऑप्शन थे। या तो आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर नौकरी करके IAS IPS वगैरह बन जाओ। बाकी दूसरा कोई इस तरह का माहौल नहीं था। आज के डेट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो IAS है, IPS है, उनके बच्चे ये परीक्षा देना नहीं चाह रहे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, एक डॉक्टर है। उनको मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे लो। उनको बोलते हैं कि हमें कोई रुचि नहीं है। आज के दिन में इतना ज़्यादा ऑप्शन है बच्चों के पास में कि वो IAS कर लें, या फिर कंप्यूटर साइंस कर लें, या CA कर लें, IFS कर लें, IIM कर लें। मैंने बहुत आज के बच्चों के पास में बहुत सारा ऑप्शन है। उनको हमारे समय में इतना ऑप्शन लोगों को उपलब्ध नहीं था। जी। तो मैं तो आज एक बच्चों को एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप 4 साल तक तैयारी करें, क्योंकि 11 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, उसमें 1100 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी जो है 10,90,000 करीब का तो कहीं नहीं होगा। उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि आप IAS का एग्ज़ाम देने में आपकी तैयारी इतनी हो जाती है, आपका दिमाग इतना खुल जाता है कि आप उसी तैयारी से आप किसी स्टेट का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं। आप SSC का एग्ज़ाम है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप किसी और बिजनेस का या कंप्यूटर किसी भी क्षेत्र में जा कर के जर्नलिज्म में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है जो उस ज़माने में उतना खुला हुआ नहीं था। तो बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए, वो किसी भी एरिया में जा कर के बहुत अच्छा कर सकता है। यदि IAS में सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। मैं तो TCS का जा कर के CMD बन जाऊँगा, टाटा का, अंबानी का, या इस तरह के बहुत सारे मल्टीनेशनल, आज माइक्रोसॉफ्ट है ना, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके जो MD CEO होता है वो 1 साल में इतना पैसा कमाता है कि IAS बन के पूरी ज़िंदगी में आप नहीं कमा सकते हैं इतना पैसा। तो यदि आप अच्छा अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए यही एक ऑप्शन नहीं है। आप हताश मत होइए, किसी दूसरे क्षेत्र के लिए आप बने हैं। आप ये सोचिए कि मैं इस सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो दूसरों को नौकरी देने के लिए बना हूँ। मैं कहीं और जा कर के अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा
और मैं 10 लोगों को नौकरी दूंगा। तो आज के बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा कि वो अपने को टेस्ट करें कि हम किस लिए बने हैं, और जो उनको सूट करता है उसी क्षेत्र में जाए। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करें, IAS IPS के लिए या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ले, इंजीनियर डॉक्टर ही बने। जिस क्षेत्र में उनको अच्छा लगता है उस क्षेत्र में जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। राकेश जी, आपकी क्या चुनौतियां रही जॉब में आने के बाद? देखिए, ये चुनौती जो है ना, कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जी। ये हमेशा आपके साथ लगा रहता है, चाहे आप किसी भी लेवल तक पहुंच जाए, कितना साल में नौकरी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मेरे साथ पहली चुनौती जो आई थी वो ये था भाषा का। मैंने हिंदी मीडियम से UPSC का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन आपको पता है कि सरकारी काम धंधा वो सब अंग्रेजी मीडियम में होता है। जी। सारे फाइलों में इंग्लिश में लिखी जाती है ना। जितना हमारा काम धंधा होता है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा अंग्रेजी में होता है। तो जब मैं आया और फाइलों में लिखना, लोगों से बात करना, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता था। हमारे साथ जो मेरे कलीग थे वो ऑल ओवर इंडिया के थे, केरला के, तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, ऐसे ऐसे क्षेत्र को जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो उनके साथ अंग्रेजी में ही कम्युनिकेशन करना है। जो हमारा क्लास में ट्रेनिंग होता था, हमारा एकेडमी शिमला में है, नेशनल एकेडमी फॉर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, वहाँ सारा चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था। तो मेरे लिए पहली चुनौती ये थी कि कैसे मैं अपने आप को बाकी के लोग जो है, हमारे कलीग हैं, उनके लेवल में अंग्रेजी में लेके आऊँ, है ना। कैसे हमारा जो ऑफिस है उसमें काम धंधा जो होता है वो अंग्रेजी में होता है, तो उसके लिए कैसे लिखने पढ़ने का जो उस लेवल तक लेकर के आऊँ, तो एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती हमारे लिए ये थी कि मैं बिल्कुल गांव से आया था और कॉलेज से सीधे IAS बन गया। तो जो एक एटिकेट होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितने जोर से बोलना है, कितने धीरे से बोलना है, कब कैसा बिहेवियर करना है, क्योंकि ये जो IAS का जो एक कम्युनिटी है ना, ये बहुत इलीट क्लास है, ये प्रबुद्ध वर्ग है। और हम लोग गांव से निकल के, कॉलेज से निकल के सीधे उसमें जाकर शामिल हो गए, तो कभी कभी हम लोग ऑड मैन आउट हो जाते थे। तो मेरे लिए ये चुनौती थी कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि उसमें जा कर के मर्ज कर जाए। कोई हमने ये नहीं बोले कि गांव देहात से आया हुआ। तो ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती ये थी कि हर जगह हम जाते थे तो पहले एक लगा हुआ रहता था कि ये हिंदी मीडियम के हैं, ये बिहार से आए हुए हैं, और इस तरह के टैग लगा था। हर जगह हमें अपने आप को प्रूव करना होता था कि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो हम किसी से लोअर लेवल पर नहीं है। हमारा जो इंटेलेक्ट है, मेधा है, उसी लेवल का है। भाषा तो किसी अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, उससे आपकी प्रतिभा का कोई चयन नहीं होता है कि आपकी प्रतिभा भाषा से कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो हमें इस चीज़ को साबित करना पड़ता था हर जगह कि हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो किसी से कम नहीं है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी शुरू के करीब 15-20 साल तक इस चुनौती का सामना करना पड़ा, तब जाकर के हम अपने आप को उस लेवल पर जाके इस्टेब्लिश कर पाए कि जो वो प्रबुद्ध वर्ग है IAS IPS का, उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से सेट कर पाए। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। बहुत बड़ी चुनौती जी। अब ये बताइए कि आपने अपने करियर में प्रगति के लिए क्या बेहतर किया, बताएं। देखिए, हमने पहला तो ये किया कि जब आप नौकरी में आ गए, है ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी जर्नी ख़त्म हो गई। ये दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। नौकरी के पहले, है ना, नौकरी को हासिल करना वो एक अलग यात्रा है, और फिर नौकरी में आ कर के वहाँ पर जा कर के आपकी एक दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। वो यात्रा यह है कि आप सरकारी नौकरी में हैं
या प्राइवेट नौकरी में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, हर जगह की अपनी एक अलग चुनौती होती है और उस चुनौती को समझ करके आपको उसके अनुसार अपने को ढाल करके और जो आपके सामने टास्क रखा हुआ है उसको कैसे एकम्प्लिश करना है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मैं आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो हमारा काम जो है सरकारी काम धंधा को, गवर्नेंस को देखना है, लोगों से काम कराना है और ज़्यादातर फाइलों पर लिखा पढ़ी का। लेकिन मैं अपने लाइफ का एक पार्ट में चला गया दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक पीएसयू में, जहाँ बिजनेस है ना। हमारा काम था टूरिज्म सेक्टर को देखना, हमारा काम था दिल्ली हाट, जनकपुरी, पीतमपुरा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको चलाना। हमारा काम था पूरे दिल्ली में करीब 150-200 हमारे लिकर शॉप थे, वहाँ से वो उसको सप्लाई चेन को देखना। तो हम सडनली जो है एक सरकारी काम काज से हट करके बिजनेस वाले काम में लग गया। वहाँ भी हमें प्रूव करना था कि हम सरकारी काम काज सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो बिजनेस भी हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में आप जाते हैं तो आपको बहुत तरह का काम, जैसे ऑटोनोमस बॉडी है आपका, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या आप किसी सरकार में सचिव लग गया है, ज्वाइंट सचिव, तो आपको कोई भी काम किसी भी समय में दिया जा सकता है। उसी के अनुसार आपको तैयार करके उस काम को भी सफलतापूर्वक करना होता है। तो हमारे लिए जो पूरी ज़िंदगी वो पढ़ना, लिखना, तैयारी करना और हर चुनौती के लिए सामना करना, तो अपने को तैयार करना, वो लगा हुआ रहता है। जब तक कि हम रिटायर नहीं करें, नौकरी से अलग नहीं होता है, हो जाते हैं, तब तक पूरी ज़िंदगी हमें वो संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार नौकरी हासिल कर लिया अब काम खत्म हो गया जी। पूरी ज़िंदगी में आपको हासिल करना है और अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। जी राकेश जी, अब हम इंटरव्यू की ओर चलते हैं। इंटरव्यू में कितने लोग होते हैं पैनल में, ये बताएं। अच्छा, पैनल में 5 लोग होते हैं जी। एक जो होते हैं चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका ही एक सदस्य जो है वो परमानेंट जो वहाँ होते हैं वो चेयरमैन भी हो सकते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, या कोई मेंबर भी हो सकता है जो वहाँ पर आते हैं। और बाकी के 4 लोग जो होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग एक्स ब्यूरोक्रेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं रिटायर कर गया एज ए सेक्रेटरी लेवल, तो मैं उस पैनल में हो सकता हूँ। इसी तरह के कोई भी जो ब्यूरोक्रेट हैं जो हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे हैं, रिटायर कर गए, जो सेवानिवृत्त लोग होते हैं वो होते हैं। और एक जो है एक्सपर्ट होता है जो सोशल सर्विसेज बाहर का हो जाता है, जैसे टीस हो गया या कोई भी सोशल सर्विस जो इस तरह का है ना, वो यदि किसी बाहर का समाज सेवा, सोशल सर्विस, एनजीओ में काम कर रहा है तो ऐसे बाहर के भी एक एक्सपर्ट को रखा जाता है। बाकी के लोग एक्स ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो टोटल 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 3 जो है सो ब्यूरोक्रेसी वाले सीनियर रिटायर लोग होते हैं, और एक समाज सेवा से, समाज किसी भी क्षेत्र में जो समाज में अच्छा करें वहाँ से एक एक्सपर्ट लिया हुआ। जी। तो क्या ये पैनल के लोग अलग अलग सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के होते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जी, वो तो ब्यूरोक्रेसी का उनको, क्योंकि इसका मकसद ये होता है आपका ज्ञान का टेस्ट करना नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, संस्कृत का लेते हैं कि आपको ज्ञान का टेस्ट करना है। ज्ञान का तो टेस्ट उसका हो गया, तभी वो आया है इंटरव्यू। अब आपका टेस्ट ये होना है कि क्या आप सरकारी नौकरी करने लायक हैं, उपयुक्त हैं, क्या आपका मेंटल स्टेटस उस लायक है कि सरकार में आप सही निर्णय ले सकेंगे। जो आपको काम दिया जाएगा उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में, ईमानदारी पूर्वक समर्पित हो करके करेंगे। तो जो इंटरव्यू होता है
वो आपका एक टेस्ट होता है, इसलिए इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। जी। ज्ञान टेस्ट नहीं होता। यदि ज्ञान टेस्ट करना हो तो अलग अलग सब्जेक्ट का आदमी बैठा ले। अब आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, जी। आपका व्यक्तित्व सरकारी काम काज करने के कितना उपयुक्त है, उसकी टेस्ट होती है इंटरव्यू में। जी। इसीलिए इस तरह के जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं या समाज सेवा वगैरह के जो काम करें, उन ऐसे लोगों को रखा जाता है। जी। राकेश जी, युवाओं के लिए जो आईएएस बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? बहुत शुरू में भी मैंने बताया था जी। कि पहले तो आपको ये सोचना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मैं पेरेंट्स को भी एडवाइस करना चाहूँगा कि आज के डेट में वो बच्चों के ऊपर में कोई बोझ नहीं ला दे, और ज़बरदस्ती नहीं करे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, एडवोकेट बनना है ना। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती किया करते हैं, अपनी इच्छा जो वो खुद पूरा नहीं कर पाए, वो चाहते हैं हमारा जो बच्चा है वो कर। ऐसा नहीं, बच्चा क्या करना चाहता है, वो आईएएस बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, जर्नलिज्म में जाना चाहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, स्पेस में जाना चाहता है, या कोई बहुत बड़ा साहित्यकार बनना चाहता है ना, अब फिल्मों में जाके काम करना चाहता है, आर्ट। वो अपना पहले अपनी रुचि को, अपनी उसकी मनसा क्या है, क्या करना चाहता है, उसी को वो परसू करे, है ना, उसी क्षेत्र में जाए। यदि वो आईएएस बनना चाहता है तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि पहले तो उसको अपना एक सब्जेक्ट सोच ले कि हमको आईएएस, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का या इंजीनियरिंग का कौन सा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, पहला। दूसरा ये कि उसको बाकी की जो दुनिया है, जिसको हम सोशल स्टडीज़ कहते हैं, जनरल साइंस कहते हैं, उसमें सारे चीज़ें, चाहे वो आपका अर्थव्यवस्था कैसी है ना, विज्ञान का क्या चल रहा है, राजनीतिक हालात क्या है, सामाजिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है, पूरे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज़ की खबर रखनी है पैनी नज़र, और उससे पैनी नज़र से उसका विश्लेषण करना है और उससे अपना एक निचोड़ निकालना है और वही जा कर के लिखना है। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना है, खुद इन्फॉर्मेशन लेना, ज्ञान हर जगह से लेना है, लेकिन उस ज्ञान को पहले अपने खुद उसका विश्लेषण करना है, फिर उसको रखेंगे, तभी जो है आईएएस के एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। तो एक कठिन परीक्षा है, इसको यदि हम ऐसे कहें कि यह एक तपस्या है तो गलत नहीं होगा। आईएएस के एग्ज़ाम में सफल होना एक तरह से एक तपस्या है, जो इस तपस्या को सही ढंग से करेगा वही सफलता हासिल कर सकता है। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आकर इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका दिए, मैं इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। नमस्कार।